नमस्कार, जय हिंद। देखिए, इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द एब्सर्ड और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एक्चुअली जो आपका थर्ड ईयर का सिलेबस है, थर्ड पेपर का, उसमें जो मेंशन है वो केवल और केवल द एब्सर्ड मेंशन है। ठीक है, तो पहले हम लोग द एब्सर्ड डिस्कस करेंगे, एब्सर्डिज्म डिस्कस करेंगे एंड देयर आफ्टर विल डिस्कस द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एज पर्टिकुलर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एब्सर्ड में सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता है, देन व्हाट इज एब्सर्ड एंड व्हाट इज एब्सर्डिज्म। ये एब्सर्डिज्म या एब्सर्ड है क्या, कहाँ से आता है? देन एब्सर्डिज्म इज द फिलोसफिकल थीसिस ऑफ लाइफ और द वर्ड इन जनरल इज एब्सर्ड। ठीक है, एक्चुअली जो वर्ड है वो एब्सर्ड से आया है और एक फिलोसफिकल थीसिस है। ठीक है, जीवन की, लाइफ से जुड़ी हुई। एंड देयर इज वाइड एग्रीमेंट दैट द टर्म एब्सर्ड इम्प्लाइज लैक ऑफ मीनिंग और पर्पस। ठीक है, तो एब्सर्ड का मीन्स है क्या? देयर इज नो मीनिंग, लैक ऑफ मीनिंग। ठीक है, मीनिंग और पर्पस, जहां पर मीनिंगलेसनेस है। एब्सर्ड मीन्स कि एक एब्सर्ड का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग समझें तो उसका लिटरल मीनिंग जो होगा वो होगा हास्यास्पद, बेतुका, बिना तर्क का, यानी कि जिसका कोई तर्क ना हो, जो हास्यास्पद हो, बेतुका हो, अजीब हो। ठीक है, दैट इज एब्सर्ड। ठीक है, तो एब्सर्ड इज एक्चुअली डिफाइंड एज मीनिंगलेसनेस, मीन्स द थिंग दैट हैज नो मीनिंग। देयर इज लैक ऑफ मीनिंग इन एब्सर्ड एंड देयर इज लैक ऑफ purpose, but there is also significant dispute concerning its exact definition and various versions have been suggested। लेकिन इसकी मीनिंग पर बहुत डिस्प्यूट है, डिफरेंट जो है वर्जन्स ऑफ मीनिंग इसके सजेस्ट किए गए हैं, बहुत सी बातें हुई हैं इस पर। एंड द चॉइस ऑफ वंस डेफिनेशन हैज इंपॉर्टेंट implications for whether the thesis of absurdism is correct and for the arguments cited for and against it. It may be true on one definition and false on another। ठीक है, तो जो डिफरेंट मीनिंग्स सजेस्ट की गई हैं तो उनके लिए एब्सर्डिज्म के लिए कुछ करेक्ट हो सकती हैं, कुछ इनकरेक्ट हो सकती हैं। इस पर एक लंबा डिबेट है। अब एब्सर्डिज्म आया कहाँ से ये समझना है। पहले जो टर्म है एब्सर्डिज्म is most closely associated with the philosophy of अल्बर्ट कामू। ठीक है, ये अल्बर्ट कामू एक फिलोसफर हैं। इन्होंने एक एसे लिखा द मिथ ऑफ सिसिपस, जो कि पब्लिश हुआ इन 1942। उसमें जो इनकी फिलॉसफी है उस फिलॉसफी से सबसे क्लोजली कनेक्टेड है और वहीं से ये फिलॉसफी निकलती है, फिलॉसफी ऑफ एब्सर्डिज्म। कहाँ से? फ्रॉम द एसे बाय अल्बर्ट कामू द मिथ ऑफ सिसिपस। ठीक है, and the important precursor of and discussions of the absurd are also found in the work of सोरेन किंकरगार्ड। ठीक है, एक दूसरे राइटर हैं सोरेन किंकरगार्ड, जिनका फेमस वर्क है द सिकनेस अनटू डेथ, 1849 में पब्लिश हुआ था। ही कैन आल्सो बी सीन एज वन ऑफ द प्रिकर्सर्स ऑफ दिस फिलॉसफी ऑफ एब्सर्ड। ठीक है, जो एब्सर्डिज्म देखने को मिलता है वो सोरेन किंकरगार्ड के वर्क में भी देखने को मिलता है एंड स्पेशली इन द वर्क द सिकनेस अनटू डेथ। ठीक है, तो पहला डिस्कशन इसका जो एब्सर्डिज्म का किया गया प्रॉपरली बाय अल्बर्ट कामू इन हिज एसे द मिथ ऑफ सिसिपस। एंड the absurd is that much lacks a sense, often because it involves some form of contradiction। Actually absurdism often is self-contradictory or paradoxical, that's why it lacks some proper meaning, some proper logic, some proper reason, some proper meaning. So that's why here is meaninglessness, and the absurd is paradoxical in the sense that it cannot be grasped by reason। ठीक है, paradoxical क्या होता है? paradoxical means होता है self contradictory। ठीक है, जैसे हम कहें कि नो वन इन दिस वर्ड स्पीक्स द ट्रुथ। ठीक है, मैंने अगर आपको एक स्टेटमेंट कहा नो वन इन दिस वर्ल्ड
स्पीक्स द ट्रूथ। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? हाउ? क्योंकि अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि इस दुनिया में कोई सच नहीं बोलता है, मैं भी तो इसी दुनिया में हूं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैं भी सच बोलता हूं? दिस इज अ पैराडॉक्स एंड दिस इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग। ठीक है, तो जो एब्सर्डिज्म है दैट इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, दैट इज पैराडॉक्सिकल, इसलिए इसमें लॉजिक नहीं लग सकता, लॉजिकल नहीं हो सकता, इसलिए तर्क नहीं है, बेतुका है, मीनिंगलेस है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एब्सर्डिज्म द टर्म इज यूजुअली यूज्ड इन अ मोर स्पेसिफिक सेंस। इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्रिपेंसी और कोलाइजन। कॉन्फ्लिक्ट मतभेद, डिस्क्रिपेंसी आल्सो इज मतभेद, एंड कोलाइजन। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट दैट इज विवाद, विवाद। ठीक है, यहाँ पर ये किन चीजों को इन्वॉल्व करता है? विवादों को इन्वॉल्व करता है, डिस्क्रिपेंसी मतभेद को इन्वॉल्व करता है, कोलाइजन दैट इज टकराव, विचारों के टकराव को इन्वॉल्व करता है, बिटवीन टू थिंग्स, कोई दो चीजें होंगी, दो विचारधाराएं होंगी, उनके बीच के टकराव को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ओपिनियंस ऑफन ऑन व्हाट दीज टू थिंग्स आर। ठीक है, जो ओपिनियंस दो होंगे, उन दोनों ओपिनियंस, उन दोनों विचारों के बीच में एक टकराव, एक मतभेद देखने को मिलता है। एंड इट इज ट्रेडिशनली आइडेंटिफाइड एज द कॉन्फ्रंटेशन ऑफ रैशनल मैन with an irrational world. Actually the human being, the man is rational, is a rational human being. ठीक है, जो एक तार्किक आदमी है, और ये जो वर्ड है, this whole word is irrational. ठीक है, and this is a traditional identification of this rational man with this irrational world. ये जो तार्किक आदमी है, जो हर चीज में तर्क खोजता है, उसका इस अतार्किक संसार के साथ, जो ऐसा संसार है, जो ऐसी दुनिया है जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसमें कोई तर्क नहीं है, उससे इसका जो संबंध है, उसके साथ इसका एक आइडेंटिफिकेशन यहाँ आपको देखने को मिलता है। और एज द अटेम्प्ट टू ग्रास्प समथिंग बेस्ड ऑन रीजन इवन दो इट इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ रैशनैलिटी, या फिर कुछ ऐसी चीज का रीजन, ऐसी चीज का तर्क खोजने की कोशिश होती है यहाँ पर जिसका कोई तर्क है ही नहीं। मीन्स जो अपने आप में कुतर्किक चीज है, अतर्किक चीज है, जिसका कोई तर्क है ही नहीं, उसका एक रीजन, उसका एक तर्क खोजने की कोशिश करना, दैट इज एब्सर्डिटी एंड एब्सर्डिज्म। दैट इज वर्थलेस थिंग, वर्थलेस एफर्ट इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, ये एक वाइल्ड गूस चेज की तरह है। ठीक, द मिथ ऑफ सिसिफस इज ऑफन ट्रीटेड एज द की एग्जाम्पल ऑफ द एब्सर्ड। जो उन्होंने एक ऐसे लिखा अल्बर्ट कामू ने, मिथ ऑफ सिसिफस, वो जो मिथ ऑफ सिसिफस, मिथ इज एक्चुअली अ स्टोरी। तो जो सिसिफस है, सिसिफस वाज अ किंग हु वाज पनिश्ड बाय जीयस। ठीक है, जीयस वाज अ क्रिश्चियन गॉड। ठीक है, तो जीयस के द्वारा उसको पनिश किया गया। तो उसका जो स्टोरी है सिसिफस की, वो एब्सर्डिज्म की, वर्थलेसनेस की, मीनिंगलेसनेस की का एक एक्चुअली बेस्ट एग्जांपल है। एक्चुअली इन द स्टोरी ऑफ सिसिफस, जीयस पनिशेस, जीयस इज अ गॉड, क्रिश्चियन गॉड और ग्रीक गॉड। ठीक है, ग्रीक गॉड कहना ज्यादा बेटर है। पनिशेस किंग सिसिफस। ठीक है, सिसिफस एक किंग थे, राजा थे, उनको जीयस ने एक पनिशमेंट दिया। ठीक है, एंड उस पनिशमेंट में क्या दिया? बाई कंपलिंग हिम टू रोल अ मैसिव बोल्डर अप अ हिल। ठीक है, अगर हम आपको एक तस्वीर दिखाएं तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, ये एक तस्वीर है जो कि आपने निश्चित रूप से पहले भी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो दिस इज द इमेज ऑफ सिसिफस। ठीक है, जो आदमी है वो सिसिफस है, और इसको जो पनिशमेंट दिया गया है, रोलिंग दिस बोल्डर ऑन अ हिल। ठीक है, अब आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं
कि अगर इस इतने बड़े बोल्डर को आदमी थोड़ा बहुत धकेल करके, बहुत मजबूत आदमी होगा, बहुत ब्रेव होगा, बहुत पावरफुल होगा, वो अगर इस बड़े से बोल्डर को थोड़ा बहुत धकेल करके कुछ ऊपर ले भी जाएगा, तो निश्चित रूप से है कि कुछ ऊपर जाने के बाद जैसे ही उस व्यक्ति का पावर कम होगा, वो क्या करेगा, फिर से नीचे लुढ़क आएगा और फिर से वो उसी को ऊपर धक्का करेगा। मीन्स दिस इज एन एंडलेस जॉब। तो ये पनिशमेंट जो है दिया गया कंटिन्यूअसली, ये इस एंडलेस जॉब में लगा रहा और इसका मीनिंग क्या है, नथिंग। ठीक है, तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। तो दिस इज पनिशमेंट। ठीक है, रोल टू रोल अ मैसिव बोल्डर अप अ हिल, whenever the boulder reaches the top it rolls down again। और जब धकेल करके किसी तरीके से ऊपर टॉप पर पहुंचेगा तो वहां रुकेगा ही नहीं और वहां फिर से वो नीचे आ जाएगा। देन फिर से क्या करेगा, देयर बाई फोर्सिंग सिसिफस टू रिपीट द सेम टास्क ऑल ओवर अगेन थ्रू आउट एन इटर्निटी। ठीक है, एंड तक, एटर्निटी तक, अनवरत समय तक, अनंत काल तक इस टास्क को, सिसिफस को दोहराना था। दिस इज वर्थलेसनेस, मीनिंगलेसनेस। क्यों भाई, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। क्या रिजल्ट है इसका, कुछ भी नहीं। दिस स्टोरी मे बी सीन एज द एब्सर्डिस्ट पैराबल। इस जो स्टोरी है सिसिफस की, इसको एक एब्सर्डिस्ट पैराबल के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, फॉर द होपलेसनेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इन जनरल। ठीक है, जो ह्यूमन लाइफ की फ्यूटिलिटी है, मींस आप चाहते कुछ है, होता कुछ है, करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है, आप सोच कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में टॉप कर जाएं और उसके लिए पढ़ भी रहे हैं, लेकिन क्या पता नहीं कहां से नंबर कम हो जाता है। आपको लगता है कि जो कम पढ़ रहा है उसका नंबर ज्यादा हो गया। दैट इज एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। एंजॉय इट। लाइफ को अगर जीना है तो इस एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस लाइफ एंड दिस इज द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इन जनरल। जस्ट लाइक सिसिफस, मैन इन जनरल इज condemned to toil day in and day out in the attempt to fulfill pointless task। ठीक सिसिफस की तरह जो आदमी है, मनुष्य, कोई पर्टिकुलर नहीं, इन जनरल सारे मनुष्य, उनको दिन रात, डे इन एंड डे आउट, लगातार दिन रात एंडलेस जॉब में लगे रहना है, एंडलेस एफर्ट करना है, अटेम्प्ट करना है। जब तक जिएगा आदमी तब तक उसको काम करना है, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ वक्त ऐसा तुम निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो दैट इज द थिंग कि जीवन में कुछ ऐसा वक्त निकालो कि राम से प्रेम कर लो। ठीक है, मीन्स दिस इज बियॉन्ड एब्सर्डिटी। ठीक है, हिंदू फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी बियॉन्ड एब्सर्डिटी सोचती है। एब्सर्डिटी का भी जो है कुछ काट निकाल रखा है हम लोगों ने, बट दिस इज एब्सर्डिटी कि एवरी ह्यूमन बीइंग जब तक जीवित रहेगा तब तक उसको एंडलेस जॉब में लगना है। ठीक है, एंड किस बात का फुलफिलमेंट, पॉइंटलेस थिंग। ठीक है, किसान इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके खेत से उगाएगा, खा करके सुबह निकाल आएंगे। दैट इज द पॉइंटलेस थिंग। भाई क्या है उसका रिजल्ट, कुछ है, कुछ नहीं है। किसी भी चीज का कुछ भी रिजल्ट नहीं, किसी भी टास्क का कुछ भी रिजल्ट नहीं। भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी होप के साथ लगे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रोज इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या पता कि आज रात की सोएं और सुबह उठे नहीं। तो ये सारी मेहनत का क्या कुछ नहीं। दैट इज एफर्टलेस, एंडलेस। दिस इज द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। Nothing is absolute, nothing is sure in this life. This is the absurdity, which will be repeated by new pointless task। और एक टास्क खत्म हुआ भाई, बीए फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकंड ईयर में लग गए, सेकंड ईयर खत्म हुआ, थर्ड ईयर लग गए, थर्ड ईयर में आए हैं, अभी एग्जाम हुआ नहीं है। कुछ लोग बीएड की सोचने में लगे हैं, बीए थर्ड ईयर के एग्जाम के साथ साथ अप्रैल में, एंड ऑफ अप्रैल मैंने आपको वीडियो डाला था, देखा हो नहीं देखा हो देख लीजिएगा भैया। 20 से 25
अप्रैल के बीच में आपका बीएड एंट्रेंस का एग्जाम होगा। आप में से कुछ जो बीएड करने की सोच रहे हैं वो फरवरी में उसका फॉर्म भरेंगे और बीएड एंट्रेंस में लग जाएंगे। फिर बी एंट्रेंस खत्म होगा, एडमिशन लेंगे, बीएड करने में लग जाएंगे। कुछ लोग जो बीएड नहीं करेंगे वो लोग एमए करने में लग जाएंगे। कुछ लोग जो वो भी नहीं करेंगे कुछ और करेंगे, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, और कुछ पढ़ाई करेंगे। जो कुछ नहीं करेंगे वो ब्याह करेंगे, ब्याह करके भी किसी दूसरे काम में लग जाएंगे। एंडलेसनेस नहीं है, एंडलेस जॉब है, एंडलेस, जब तक जिएंगे कुछ ना कुछ करेंगे। और हर किसी का रिजल्ट क्या, कुछ नहीं, कोई श्योरिटी कुछ नहीं। द अल्टीमेट रिजल्ट इज साइलेंस। सो pointless task once they are completed. It has been argued that a central aspect of Sisyphus's situation is not just the futility of his labor, but also his awareness of the futility. केवल वो उसके लेबर का, उसके टास्क का, उसके काम का फ्यूटिलिटी नहीं है, इस बात की है कि वो इस बात से अवेयर भी है इसका कोई रिजल्ट नहीं। हर कोई जानता है कि कोई भरोसा नहीं कब तक जिंदगी रहेगी, लेकिन करप्शन में लगे हैं, रुपया लूटने में लगे हैं, चाहे उस रुपए का उनके बच्चे बर्बादी कर दें, कुछ भी कर दें, शराब पी जाए, बट करेंगे करप्शन, लूट के रखेंगे। दिस इज द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। आगे अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रांज काफ्का। कल भी चर्चा हुई थी फ्रांज काफ्का की, मेटामॉर्फोसिस की बात हुई थी। उन्हीं के एक दूसरे वर्क की बात करते हैं। दूसरा इनका ड्रामा है द ट्रायल। Franz Kafka's The Trial can be seen as another example of the absurdist aspect of human condition. ठीक है, जो एब्सर्डिस्ट ह्यूमन कंडीशन है वो तो मान लीजिए एक मिथिकल स्टोरी थी, अब एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की स्टोरी देखिए। फ्रांज काफ्का की ट्रायल में एक कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, मिस्टर जोसेफ के। ठीक है, जोसेफ के 31st बर्थडे पर उनको कुछ 2-3 पुलिस वाले आते हैं सिविल ड्रेस में, लेकर के जाते हैं, उनका ट्रायल होता है और फाइनली उनको मार दिया जाता है, डेथ पनिशमेंट मिल जाती है। लेकिन वो पूरे ट्रायल के दौरान, पूरे प्ले के दौरान वो आदमी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई उस पर ट्रायल किस बात का मुकदमा चल रहा है, किस बात का उसको उस पर मुकदमा किस बात का चलाया जा रहा है, किस बात की सजा दी जा रही है, उसको खुद नहीं पता है, कोई उसको बताने को ध्यान नहीं है। कह रहा है कि इन इट द प्रोटैगनिस्ट जोसेफ के is arrested and prosecuted by an inaccessible authority, even though he is convinced that he has done nothing wrong. उसको इस बात पर श्योरिटी है कि उसने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया, बट उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और आप यहां पर नहीं मेंशन किया मैंने, लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा कि ही वॉज अरेस्टेड ऑन हिज 31st बर्थडे, 31वें साल के बर्थडे पर, बर्थडे के दिन उसको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो अगर आप आगे की एग्जामिनेशन देंगे, नेट वेट में बैठेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क भी है द ट्रायल, नेट के पर्पज से। आगे कह रहे थ्रू आउट द स्टोरी ही desperately tries to discover what crime he is accused of and how to defend himself. वो इस बात को जानने की पूरी कोशिश करता रहा कि भाई आखिर क्राइम क्या किया है उसने जिसका ट्रायल चल रहा है, और कैसे वो खुद को डिफेंड कर सकता है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चला। बट इन द एंड ही लेट्स गो ऑफ हिज futile attempt and submits to his execution without ever finding out what he was accused of. वो मर जाता है, उसको मार दिया जाता है, लेकिन उसको ये बात पता नहीं चलती है कि उसको किस बात के लिए अक्यूज किया गया था, क्या चार्जेस थे उसके ऊपर, उसको ही नहीं पता, उसको नहीं बताया, कुछ पता नहीं उसको, बस उस पर मुकदमा चल रहा है, सजा सुना दी गई और मार दिया बंदे को। दिस इज द फ्यूटिलिटी।
The absurd nature of the word is exemplified by mysterious and impenetrable functioning of the judicial system, which seems indifferent to Joseph Case and resists all his attempts of making sense of it. तो ये जो एब्सर्ड नेचर ऑफ वर्ड है, ये जो दुनिया है, संसार के एब्सर्ड नेचर को एक्चुअली जो जुडिशियल सिस्टम है इस प्ले में, इस स्टोरी में, उसके द्वारा दिखाया गया है कि जितना भी मिस्टर जोसेफ के ये समझने की कोशिश कर लें, इस बात का सेंस करने की कोशिश कर लें, आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वो बिल्कुल उतना ही वो फंसते जाए, वो उसको उससे एकदम इंडिफरेंट, उसका कोई फर्क नहीं जुडिशियल सिस्टम पर। ठीक वैसे ही समझो, आपने लोगों को कहते सुना होगा या खुद भी महसूस किया होगा या खुद भी देखा होगा। किसी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मर जाना चाहिए, बूढ़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और फिर भी वो घिसट रहे हैं, जीवित हैं। बहुत से ऐसे लोग जो बहुत कम उम्र के हैं, अचानक से मर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो हमें लगता है कि बहुत बड़ा पापी आदमी है, तो उसको कुछ नहीं होता, वो मजे से घूम रहा है, और जिसको हम समझते हैं बड़ा धर्मात्मा टाइप का आदमी है, उसके साथ बहुत बहुत बुरा होता है। तो इस बात का कोई जजमेंट ही नहीं, कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं कि हम क्या करेंगे तो क्या हमारे साथ होगा। इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं। किसी ने कहा कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, किसी ने कहा आप नॉनवेज खाएंगे तो आपके साथ बुरा होगा। भाई कैसे होगा? कहीं कोई जस्टिफिकेशन, कहीं कोई लॉजिक नहीं। दिस इज लाइफ, दिस इज एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, ठीक ना। तो कोई किसी बात को कुछ भी कहा जा रहा है जीवन के संबंध में, एवरीथिंग इज एब्सर्ड। हर एक चीज लाइफ के साथ एब्सर्ड है। नथिंग इज एब्सोल्यूट, नथिंग इज लॉजिकल, नथिंग इज रीजनेबल। कुछ भी रीजनिंग नहीं है, कुछ भी लॉजिकल नहीं है, सब कुछ इलॉजिकल, एवरीथिंग इज इलॉजिकल। आगे देखें, अब बात करते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड की। अभी तक तो हम लोगों ने समझा कि एब्सर्डिटी है क्या, व्हाट इज एब्सर्डिटी। अब ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है और ये कैसे बिगिन हुआ, कहां से इसकी चर्चा आई। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड dramatic works of certain European and American dramatists of 1950s, टाइम क्या था 1950s and early 60s, who agreed with the existentialist philosophy of Albert Camus' assessment। जो अल्बर्ट कामू का असेसमेंट है अब्सर्डिज्म का, उससे जो एग्री करने वाले ड्रामेटिक वर्क है, थियोरेटिकल वर्क है, किसके, जो कुछ यूरोपियन राइटर थे और कुछ अमेरिकन राइटर थे। कब? इन 1950s एंड 1960s, 50 और 60 के दशक में कुछ जो यूरोपियन और अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे, जिनके वर्क्स में वही फिलॉसफी डिस्कस की गई जो फिलॉसफी अल्बर्ट कामू ने अपने ऐसे मिथ ऑफ सिसिफस में डिस्कस की। अगर उससे एग्री थे तो वो कैसे थे? थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहे गए। उन सारे प्लेस को थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा गया, ठीक है। यानी कि जो प्लेस अल्बर्ट कामू की एब्सर्डिज्म की फिलॉसफी पर बेस्ड थे, उन्हें थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा गया, ठीक है। द ह्यूमन सिचुएशन इज एसेंशियली एब्सर्ड, अवॉइड ऑफ पर्पज, ठीक है। फिलॉसफी क्या थी? ह्यूमन सिचुएशन इज एसेंशियली एब्सर्ड एंड इज एन अवॉइड ऑफ पर्पस, ठीक है। यही फिलॉसफी अल्बर्ट कामू ने दी, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो अभी तक डिस्कस किया उसी को फॉलो करने वाला, उसी को डिपिक्ट करने वाले वर्क्स थे, उन्हें को क्या कहा गया? थिएटर ऑफ एब्सर्ड। अब ये टर्म कहां से आया, कैसे हुआ, उस पर आगे चर्चा करते हैं। दो नो फॉर्मल एब्सर्डिस्ट मूवमेंट एग्जिस्ट एज सच, कोई फॉर्मल मूवमेंट, कोई फॉर्मल ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्रिटिक्स की देन है कि उनको मिला करके थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा। Such as dramatists as diverse as Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Jean Genet, Arthur Adamov, Harold Pinter, इनके अलावा बहुत सारे हैं, ठीक है। एडवर्ड एल्बी, टॉमस स्टॉपर्ट, लॉट ऑफ, ठीक है। एंड अ फ्यू अदर्स शेयर्ड
pessimistic vision of humanity struggling vainly to find a purpose and to control its fate. ठीक है, इन लोगों ने जो अपने ड्रामाज में, अपने प्लेज में प्रेजेंट किया, वो ऐसे ह्यूमन बीइंग को प्रेजेंट किया कि जो अपनी लाइफ है उससे कुछ पर्पसफुल निकालने का, अपने फेट को कंट्रोल करने का बहुत कुछ निर्णय करते हैं. आपने वो कौन सा एक मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, या मुन्ना भाई एमबीबीएस, दो में कोई एक, नहीं मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें एंड में वो सीन देखी होगी जब वो जो फायर जो एंड में था, जब उस लड़की की शादी रुक जाती है, जो ज्योतिषी है वो ये बात करके कि वो जो लड़का है वो मांगलिक है और अगर शादी हुई तो मर जाएगी. तो सर्किट और मुन्ना पहुंचते हैं वहां पर और वो पूछते हैं कि तू श्योर है, अपनी कुंडली तूने पढ़ी है? बोला हाँ पढ़ी है. बोला एकदम फुल कॉन्फिडेंट है तेरे पे? तो उसने कहा हाँ फुल कॉन्फिडेंस है. देन उसने कहा तो अगले 5 मिनट में तेरे साथ क्या होने वाला है? उसने कहा क्या होने वाला है? सर्किट ने निकाली बंदूक, लगा दिया ज्योतिषी के कान पे. उसने बोला कि 10 गिन करके हम मार देंगे गोली, लेकिन बंदे की कुंडली पर फुल कॉन्फिडेंस है और इसको कुछ नहीं होगा. मीन्स दिस इज एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ. कुमार विश्वास की वो लाइन है जिसमें वो कहता है कि जिनको खुद के अगले पल का भरोसा नहीं, वो दूसरों का भाग्य बताते हैं, दूसरों का भविष्य बताते हैं. ठीक ना? तो दिस इज द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ. दिस इज people, this is a human being trying to find out some purpose of this life, trying to control his fate, but all in vain. The human life is absurd, and this absurdity presented by in the plays, and those plays are considered as the theater of the absurd. ठीक है, the structure of the play इज टिपिकली अ राउंड शेप. सामान्यतः ये जो एब्सर्डिस्ट प्लेज होते थे वो राउंड शेप के, कहानी जहां से शुरू घूम के वहीं पर खत्म. ठीक है, कुछ रिजल्ट नहीं निकला, नथिंग. खोदा पहाड़ निकली चुहिया, पूरा प्ले हो गया, कुछ नहीं निकला, जहां पर थे वहीं पर रह गए. द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले इज टिपिकली अ राउंड शेप विद द फिनिशिंग पॉइंट द सेम एज द स्टार्टिंग पॉइंट. राउंड शेप मतलब कि जहां से शुरू हुए थे वहीं खत्म कर दिए. दिस इज राउंड शेप. और इस तरीके के प्लेज की जो प्लॉट लाइन है वो ऐसी ही है. लॉजिकल कंस्ट्रक्शन एंड आर्ग्यूमेंट गिव वे टू irrational and illogical speech and the ultimate conclusion silence. ठीक है, वहां पर लॉजिकल कंस्ट्रक्शन एंड आर्ग्यूमेंट्स होंगे और इलॉजिकल इरेशनल स्पीचेस होंगी और फाइनली जो अल्टीमेट कंक्लूजन होगा, जीरो, साइलेंस, नथिंग. बात क्लियर? तो इसकी चर्चा कहां शुरू हुई? थिएटर ऑफ एब्सर्ड. किसने कहा? कहीं कहा, किसी ने कहीं ना कहीं इस टर्म की चर्चा की होगी. तो एक क्रिटिक थे मार्टिन एस्लिन, नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है भाई मार्टिन एस्लिन. इन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड नाम की एक किताब लिखी. ठीक है, तो क्रिटिक मार्टिन एस्लिन कॉइन्ड द टर्म इन हिज 1960 एसे. एक्चुअली ये एसे नहीं, ये पूरा बुक साइज एसे है. ठीक है, एक ये इतनी मोटी सी किताब है थिएटर ऑफ एब्सर्ड. ठीक है, उसको एसे कहा गया क्योंकि एसे फॉर्म में है. ठीक है, इन हिज बुक द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. ठीक है, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड नाम की किताब है और एसे भी है. ठीक है, जिसमें इस टर्म को पहली बार यूज किया. थिएटर ऑफ एब्सर्ड की अगर बात की जाए तो किसने यूज किया? मार्टिन एस्लिन ने. एब्सर्डिज्म किसने यूज किया? दैट इज अल्बर्ट कामू ने. ठीक है, which began by focusing on the playwrights Samuel Beckett, आर्थर एडमोव एंड यूजीन आइनेस्को. और इनके इस वर्क में 3 प्लेराइट्स थे जिन पर इनका पूरा का पूरा फोकस था. सैमुअल बेकेट जिनका फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गोडो, एंड दूसरे हैं आर्थर एडमोव, एंड तीसरे हैं यूजीन आइनेस्को, सभी शायद फ्रांस के हैं. ठीक है, तो अदर राइटर्स एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप बाय एस्लिन एंड अदर क्रिटिक्स इंक्लूड टॉम स्टपर्ड,
और अदर जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड क्रिटिक्स हैं वो टॉम स्टपर्ड हैं, फ्रेडरिक ड्यूरमैट, फर्नांडो अराबल, एडवर्ड एल्बी, बोरिस वेन एंड जीन टार्ड्यू। ये कुछ और राइटर हैं जिनकी चर्चा इस ग्रुप के रूप में या थिएटर ऑफ एब्सर्ड के रूप में मार्टिन एस्लिन ने भी बाद में की अदर वर्क्स में, और अदर क्रिटिक्स जो हुए उन्होंने भी इन लोगों को शामिल किया। ठीक है, एस्लिन सेज दैट देयर प्लेज हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, कि इनके प्लेज में एक कॉमन थिंग है, एक कॉमन बेस है। वो क्या है? दैट इज द एब्सर्ड। एक कॉमन चीज इनके प्लेस में देखने को मिलती है, दैट इज एब्सर्डिटी, एब्सर्डिज्म। अ वर्ड दैट एस्लिन डिफाइंस विद द कोटेशन फ्रॉम आइनेस्को। और इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए मार्टिन एस्लिन ने यूजीन आइनेस्को के एक कोटेशन का यूज किया। क्या किया भैया? इन्होंने कहा एब्सर्ड इज दैट विच हैज नॉट पर्पस और गोल और ऑब्जेक्टिव। मतलब एब्सर्ड क्या है? एब्सर्ड वह है जिसका ना तो कोई पर्पस है, ना तो कोई गोल है, ना ही कोई ऑब्जेक्टिव है। इन हिज इंट्रोडक्शन टू द बुक एब्सर्ड ड्रामा 1965 मार्टिन एस्लिन रोट। ठीक है, अपने 1965 में जो उनकी किताब पब्लिश हुई एब्सर्ड ड्रामा, उसमें इन्होंने लिखा, क्या लिखा? द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड अटैक्स द कंफर्टेबल सर्टेनिटीज ऑफ रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्थोडॉक्सी। जो रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्थोडॉक्सीज हैं, जो तमाम सर्टेनिटीज की बात करते हैं, उस पर अटैक किया इन्होंने। इट एम्स टू शॉक, ये जितना पूरा लिखा है, जो पैराग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा पूरा उन्हीं की किताब से लिया गया है। ठीक है, it aims to shock its audience out of complacency, to bring it face to face with the harsh fact of human situation as their writers see. But the challenge behind this message is anything but one of despair. कोई भी जो मैसेजेस हैं, जो भी चीजें हैं, वो क्या है? डिस्पेयर। It is a challenge to accept the human condition as it is. ये एक चैलेंज है कि जो ह्यूमन कंडीशन है, जो ह्यूमन लाइफ है, उसको एज इट इज हम एक्सेप्ट कर लें, तभी जिंदा रह सकते हैं। सारी एब्सर्डिटीज को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम कितना भी संभल संभल करके चल रहे हों, लेकिन स्लिप करके गिर गए, तो इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा कि गिरना था इसलिए गिर गए, ठीक ना? और संभल करके चलना हमारा काम, लेकिन गिरना है तो गिर जाएंगे, ये श्योर है। ठीक है, तो बट द चैलेंज बिहाइंड दिस मैसेज इज एनीथिंग बट वन ऑफ डिस्पेयर। इट इज अ चैलेंज टू एक्सेप्ट द ह्यूमन कंडीशन as it is in all its mystery and absurdity, and to bear it with dignity, nobly, responsibly, precisely, because there are no easy solution to the mysteries of existence, because ultimately man is alone in a meaningless world. सब कुछ जो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कि इसका कोई और अल्टीमेट और इजी सॉल्यूशन नहीं है। और ये जो ह्यूमन बीइंग है वो फाइनली अल्टीमेटली इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में अकेला है। द शेडिंग ऑफ इजी सॉल्यूशंस ऑफ comforting illusions may be painful, but it leaves behind it a sense of freedom and relief. And that is why, in the last resort, the theater of the absurd does not provoke tears of despair, but the laughter of liberation. और यही रीजन है कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है वो एंड में टीयर्स नहीं छोड़ता, आंसू नहीं छोड़ता, बल्कि हंसी छोड़ता है, हंसता है इन सिचुएशंस पर, क्योंकि भलाई इसी में है
कि जो होना है उसको रो रो करके सहें, इससे बेहतर है कि हंस हंस करके उसका मजा लें। जिंदगी में दर्द है तो दर्द का मजा लो, क्योंकि दर्द का अपना मजा है। वही कहो कि जिंदगी में दर्द है, दर्द में हम हैं, दर्द का मजा है, मजे में हम हैं। तो this style of writing was first popularized by Eugene Ionesco in the Eugene Ionesco's plays The Bald Soprano 1950। पहली बार ये जो राइटिंग स्टाइल थी यूजीन आयनेस्को के बाल्ड सोपर्नो में यूज़ की गई। फिर वेटिंग फॉर गोडो आया, फिर बहुत सारे वर्क्स आए। तो देख लेते हैं कि कुछ और वर्क्स जो कि इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड में इंक्लूड किए जाते हैं। कुछ नाम, सारे नहीं हैं, कुछ हमने लिखे हैं यहाँ पर। जैसे एक नाम तो सबसे मेन हम लोग जिसका डिस्कशन शुरुआत में किए हैं, फ्रेंच काफ्का का वर्क जोसेफ के वाला, दैट इज़ द ट्रायल, वही नहीं इसमें लिखा है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं लिखे हैं, कुछ मेन हैं जिससे आपका काम चल जाएगा। जीन जेनेट, ठीक है, इनके 3 वर्क्स देखिएगा, दी मेड्स, दी बार्कले, दी ब्लैक्स। यूजीन आयनेस्को का बैलेट सोपर्नो, बाल्ड सोपर्नो, द लेशन, दी चेयर्स एंड राइनोसेरस। सैमुअल बेकेट के वर्क्स, वेटिंग फॉर गोडो, क्रेप्स लास्ट टेप, हैप्पी डेज, हैरोल्ड पिंटर के प्लेस जस्ट लाइक द रूम, द बर्थडे पार्टी, एडवर्ड एल्बी का द जूइश स्टोरी, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ से आप लोग परिचित होंगे, एक्चुअली दिस इज द नेम ऑफ फेमस राइटर ऑफ द टाइम, 20th सेंचुरी के अर्ली पार्ट की बहुत फेमस राइटर थी। एंड इन दिस प्ले वर्जीनिया वुल्फ इज अ गोट। इस प्ले में वर्जीनिया वुल्फ जो है एक गोट का नाम है। तो देखने वाले कवर पे वर्जीनिया वुल्फ का नाम देख करके खरीद गए, और पढ़ा तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, निकली बकरी, ठीक है, पढ़ी किताब निकली बकरी, वर्जीनिया वुल्फ के चक्कर में, ठीक है। टॉम स्टपर्ट का फेमस प्ले है रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टन आर डेड। ये विलियम शेक्सपियर के हैमलेट पर बेस्ड है। वहाँ पर 2 कैरेक्टर्स हैं, रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टन, ये दोनों हैमलेट के फ्रेंड्स हैं, और उन्हीं का एक रिक्रिएशन है, एक एब्सर्डिस्ट ड्रामा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एब्सर्ड, एब्सर्डिज्म एंड द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यू क्रिटिसिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।